नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका नॉलेज हब में और मेरा नाम है हिमांशु। तो आज का हमारा टॉपिक होगा DPSPs, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल हर एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन तो इससे बनता ही बनता है। तो हम एक ही वीडियो में बहुत जल्दी से शॉर्ट में रखेंगे और देखेंगे इसको कि कौन कौन से हमारे पास इंपॉर्टेंट DPSPs हैं और उसके रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट हमारे पास थ्योरेटिकल पार्ट है जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो देखो, पहले देखते हैं थोड़ा इंट्रोडक्शन, क्योंकि इस पार्ट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो बनते हैं वो बनते हैं इसके फीचर्स एंड नेचर्स को लेके कि DPSPs के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। ठीक है, तो ये पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है, पहली बात ध्यान रखेंगे आप। दूसरी बात कि आर्टिकल 36 से लेके 51 तक है। ठीक, पार्ट 4 में ध्यान रखना है कि पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन DPSP की बात करता है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इसको कहा है, इस पार्ट को, नोबल फीचर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन तो अक्सर आता ही रहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट नोन एज द नोबल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो DPSP वाला जो पार्ट है, पार्ट 4, उसको नोबल फीचर कहा गया है बाय डॉक्टर अम्बेडकर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बाकी ग्रीनवाइल ऑस्टिन, ये एक पॉलिटिकल थिंकर थे। तो इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि DPSP एंड फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो कॉन्साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब संविधान का विवेक है। तो पूछ सकते हैं कि किसने कहा है कि जो फंडामेंटल राइट्स और DPSP है वो कॉन्साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि कौन सा वाला पार्ट जाना जाता है एज द कॉन्साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप ध्यान रखेंगे कि फंडामेंटल राइट के साथ साथ प्लस में DPSP। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको कहाँ से बोरो किया गया है? इसको बोरो किया गया है इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन से। ये 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, उसके अंदर प्रोविजंस थे इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन नाम से। तो वहीं से ये इंस्पायर्ड है, वहीं से बोरोड है DPSP का पार्ट। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है जो, मतलब ये मान के चलिए UPSC PCS के क्वेश्चंस इससे कई बार बन चुके हैं। इसमें पूछा जाता है कि जो DPSP है वो किस चीज़ के लिए कहता है, कि मतलब प्रपोज करता है, क्या उसका एम है, क्या गोल है। तो सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी से कहते हैं। ठीक है ना, तो सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इज़ द गोल ऑफ द DPSPs, मतलब वेलफेयर स्टेट, ऐसी स्टेट जहाँ पे लोगों का कल्याण किया जाएगा। ठीक है ना, जहाँ पे सोसाइटी में इक्वालिटी लेके आई जाएगी और इकोनॉमिक बेसिस पे सबको बराबर हक देके सबको बराबर से सशक्त किया जाएगा। तो DPSP ही वो चीज़ है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स का काम है आपको पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करना। तो पूछ सकते हैं कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कौन प्रमोट करता है, तो वो होता है आपका फंडामेंटल राइट्स। लेकिन पूछ लेते हैं अगर सोशल डेमोक्रेसी या फिर इकोनॉमिक डेमोक्रेसी कौन प्रमोट करता है, तो वो हमारा रहेगा DPSPs। ठीक है, तो ये अच्छे ध्यान रखना आप लोग, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस रेगुलर बेसिस पे बनते हैं और हर एग्जामिनेशन में बनते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो आइए अब देख लेते हैं पूरी लिस्टिंग क्या है, उसके बाद देखें कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट टाइप रहेगा वो। तो जल्दी लिस्टिंग देख लेते हैं पहले एक बार। तो आर्टिकल 36 बात करता है स्टेट की डेफिनेशन की। तो देखो, अपन ने फंडामेंटल राइट्स पढ़ा था, तो वहाँ भी हमने आर्टिकल 12 देखा था। तो ये उसी की तरह सिमिलर है। आर्टिकल 12 की जो डेफिनेशन थी स्टेट की, ऐसे ही DPSP के लिए आर्टिकल 36 बात करता है स्टेट क्या है, राज्य क्या है, उसकी परिभाषा। ठीक, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स कंटेन्ड इन दिस पार्ट, मतलब कि एप्लीकेशन कैसे होगा, कैसे होता है, क्योंकि ऐसी बात है कि जस्टिसेबल नहीं है। जस्टिसेबल मतलब ये होता है कि अगर गवर्नमेंट ने इनको किसी एक को आपको नहीं दिया है तो आप जाके सरकार के खिलाफ केस नहीं कर सकते। अगर फंडामेंटल राइट में कोई फंडामेंटल राइट का हनन होता है आपके, तो आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो, हाई कोर्ट भी जा सकते हो। ठीक है, उनके एनफोर्समेंट के लिए। लेकिन DPSP केस में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि नॉन जस्टिसेबल है या नॉन एनफोर्सेबल है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 में क्या है, तो यहाँ पे लिखा है वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो सिंपल सी बात है, 38 में लिखा है वेलफेयर ऑफ द पीपल, बाकी इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है वाला। 39 के अंदर क्या आता है कि सर्टेन प्रिंसिपल पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट। 39A के अंदर क्या आता है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। अब इसके बारे में आगे भी पढ़ेंगे 39A के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 40 के अंदर आता है विलेज पंचायत्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये गांधीयन जो प्रिंसिपल था ना और स्वराज, उससे इंस्पायर्ड है। तो इसलिए आर्टिकल 40 के ही तहत हमारा 73rd अमेंडमेंट एक्ट आया था, और फिर हमने क्या करा, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को सेटअप किया, संविधानिक संस्था बनाई, उनको कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस दिया। तो आर्टिकल 40 के ही तहत यहाँ पे हमारी ग्राम सभा, ग्राम पंचायत जो बनती है आज के टाइम पे, तो यहीं से उसकी इंस्पिरेशन थी। ठीक है ना। आर्टिकल 41 इंपॉर्टेंट है, राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस। तो पूछ सकते हैं कि राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस किस में दिया है, आर्टिकल 41 में दिया है। आर्टिकल 42 के अंदर ध्यान रखो आप, मैटरनिटी रिलीफ। ठीक है ना, तो मैटरनिटी रिलीफ में क्या होता है, मैटरनिटी लीव दी जाती हैं जो पेड होती हैं, और उसके साथ साथ हेल्थ ट्रीटमेंट हैं, रेगुलर इंश्योरेंसेस हैं, चेकअप्स हैं और क्रेच फैसिलिटीज़ हैं, वो सब चीज़ भी दी जाती हैं। तो आर्टिकल 42 ही उसका आधार बनाता है। सरकार वक्त के साथ कानून बनाती है और कानून फिर उसको देता है एक लीगल ताकत कि हाँ ठीक है, आज से आपका ये हक मिलेगा। बट उसको DPSP ने ही आधार दिया था। आर्टिकल 42 के अंदर ही मैटरनिटी रिलीफ का यहाँ पे कॉन्सेप्ट था, प्रोविजन था। तो उसको ही बाद में इंप्लीमेंटेशन करने के लिए आपने देखा होगा कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट आता है, जिसको 2017 में अमेंड भी किया जाता है। फिर उसको 26 हफ्ते की छुट्टी भी दी जाती है महिलाओं को, आज के टाइम पे पेड लीव दी जाती है जो प्रेगनेंसी के लिए होता है। ठीक है ना, तो ये सब का आधार क्या है, इसका आधार है आर्टिकल 42। ठीक, फिर आता है आर्टिकल 43, ये बात करता है लिविंग वेजेस की।
अब देखो वेजेस तो कुछ भी हो सकता है, हम कह के चलते हैं कि एक मजदूर को भी एक दिन काम कराएंगे 10 रुपये दे देंगे, ठीक हो सकता है मजबूरी में भाई उसको करना ही पड़ जाए 10 रुपये के लिए, 100 रुपये के लिए करना पड़ जाए, बट क्या लिविंग वेजेस हैं? जी नहीं। लिविंग वेजेस का मतलब ये होता है कि आदमी सम्मान से जीवन तो जी ले अपना, एटलीस्ट डिग्निफाइड लाइफ तो जी ले। क्योंकि हमने देखा था आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ जो था फंडामेंटल राइट हमारा, उसमें लिखा हुआ है कि राइट टू लाइफ का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आदमी जिंदा है, सिर्फ जी पा रहा है, सर्वाइव कर रहा है, नहीं, इंसान को डिग्निफाइड लाइफ देना स्टेट की जिम्मेदारी है। तो आर्टिकल 43 भी उससे रिलेटेड है। आप इंटरकनेक्ट कीजिए इन चीज़ों को, इंटरलिंक कीजिए। फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी बहुत ज़्यादा अलग अलग चीज़ें नहीं है, एक जगह पॉलिटिकल सिविल राइट्स हैं, बल्कि दूसरी जगह पे हमारे सोशल इकोनॉमिक राइट्स हैं, बट हैं इंटरकनेक्टेड। तो 43 में लिविंग वेज की बात इसलिए की जाती है, तभी तो एक इंसान अपनी ज़िंदगी को डिग्निटी से जी पाएगा, सम्मान से जी पाएगा, ठीक है। बाकी फिर आता है आर्टिकल 43A जो बात करता है पार्टिसिपेशन वर्कर्स इन दी मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़, ठीक है ना। तो मतलब ये कि वर्कर जो है इंडस्ट्रीज़ का जो मैनेजमेंट होता है उसके अंदर अपना प्रॉपर भागीदार बन सकें, उसमें जो है पार्टिसिपेट कर सकें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारे पास आर्टिकल 43B। देखो ये आता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। अब ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि आर्टिकल 19 के अंदर फंडामेंटल राइट भी है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाना, और यहाँ पे ये डीपीएसपी भी है। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में कहाँ पे दे रखा है, तो जी फंडामेंटल राइट के अंदर भी दे रखा है और डीपीएसपीज़ में भी दे रखा है। तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है, अगर ऑप्शन में रहेगा बोथ तो बोथ पे टिक करेंगे हम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर दी सिटीजन्स। इस समय बहुत न्यूज़ में है, तो क्वेश्चन बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। आर्टिकल 44 में क्या दे रखा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में दे रखा है, ठीक। फिर हमारे पास आता है आर्टिकल 45, ठीक। ये क्या बात करता है, ये बात करता है अर्ली चाइल्डहुड केयर की 6 साल तक के बच्चों के लिए। असल में ओरिजिनली ये था आपके 6 से 14 साल के बच्चों की एजुकेशन को लेके, लेकिन हमने कल ही पढ़ा था 86 अमेंडमेंट एक्ट आया था, ठीक। उसने क्या किया, उसमें आर्टिकल 21A मतलब फंडामेंटल राइट बना दिया इस चीज़ को, जो पहले इसके अंदर दे रखा था ना आर्टिकल 45 के अंदर कि 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन देनी है फ्री में, उसको बना दिया आपका फंडामेंटल राइट। अब जब वहाँ पे ये वाला मैटर मतलब डाल दिया फंडामेंटल राइट में, तो आर्टिकल 45 के अंदर क्या डालना था, फिर उन्होंने डाल दिया कि 0 से 6 के बीच के जो बच्चे हैं उनकी केयर, उनकी एजुकेशन, उनकी केयर, उनके हेल्थ बेनिफिट्स, सारी चीज़ें यहाँ पे डाल दी गई आर्टिकल 45 के अंदर, ठीक है। तो उसे कहते हैं आपकी अर्ली चाइल्डहुड केयर, या फिर उसको ये भी कहते हैं ICDS, ठीक है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, ठीक है। तो जैसे दी जाती है आपका जननी सुरक्षा योजना है, और जैसे भी और भी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, तो ICDS के तहत ही आती हैं, तो वो आर्टिकल 45 को इम्प्लीमेंट करने के लिए आई हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आता है आपका आर्टिकल 46 जिसमें ये कहा गया है एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शंस, मतलब वही रिजर्वेशन की बात, ठीक है ना। 47 ये आपका किस चीज़ के लिए, इसमें आप ध्यान रखो एक चीज़, न्यूट्रिशन कीवर्ड ध्यान रखो। 47 न्यूट्रिशन, बस कि स्टेट को ध्यान रखना है कि न्यूट्रिशन जो है लोगों तक वो प्रॉपर पहुँचे, मतलब जो हमारे यहाँ पे हंगर तो है ही, बस साथ में हमारे अंडर नरिशमेंट भी है, मेल नरिशमेंट भी है, तो उस चीज़ को भी टैकल करना है, तो प्रॉपर न्यूट्रिशन पहुँचाना है जनता तक, ठीक है ना। आर्टिकल 48 में क्या है, तो इसमें है आपका एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, बस इतना ध्यान रखो 48 के अंदर एनिमल हस्बेंड्री है। 48A के अंदर क्या है, तो 48A के अंदर क्या है, एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन है। तो आज के टाइम पे हमारे पास हमने इतने सारे राइट्स देखे हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का, ठीक है, फॉरेस्ट एक्ट है आपका, फर्स्ट पॉलिसी आज 1980 में, तो वो सब किसके तहत आ रहा है, वो इसी के तहत तो आ रहा है, आर्टिकल 48A के तहत, इसके अंडर ही बनाए जा रहे हैं वो, सही है ना। 49 आता है फिर आपका उसके बाद, तो 49 क्या बात करता है, 49 बात करता है हमारा जो मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस हैं नेशनल इंपॉर्टेंस के, मतलब हमारा जो हेरिटेज है ना। तो आपने देखा होगा गवर्नमेंट जो भी हमारे नेशनल हेरिटेजेस हैं, कल्चरल हेरिटेज हैं, या जो फोर्ट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, उनको कंजर्व करती है, प्रोटेक्ट करती है, तो वो आर्टिकल 49 से प्रोविजन ड्रॉन होते हैं उसके। बाकी आर्टिकल 50 आपका क्या है, सेपरेशन जुडिशरी फ्रॉम दी एग्जीक्यूटिव, ऐसे याद रख लो 50-50, मतलब क्या 50% पावर आपकी जाएगी जुडिशरी पे, 50% पावर गई आपकी एग्जीक्यूटिव पे, तो सेपरेशन की बात करता है, 50-50 करने की बात करता है, ठीक है। और 51 आपका क्या है, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, मतलब ये कि जो आपके इंटरनेशनल लेवल पे फॉरेन पॉलिसी को लेके भी बात करते हैं डीपीएसपी। कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सी बात डीपीएसपी में नहीं कही गई है, तो कई बार हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि यार फॉरेन रिलेशन को लेके नहीं कही होगी, बट फॉरेन रिलेशन को लेके भी डीपीएसपी में बात की गई है। डीपीएसपी बहुत ही ज़्यादा हॉलिस्टिक है, इवन फंडामेंटल राइट से भी ज़्यादा जो कोई चीज़ कॉम्प्रिहेंसिव है तो वो हमारी डीपीएसपीज़ हैं, ठीक। तो यहाँ पे तो हमारी लिस्टिंग कंप्लीट होती है डीपीएसपी की, जितने भी हमारे पास हैं हमने सबको एक बार देख लिया बढ़िया करके। अब हम देख लेते हैं कि कुछ और जो फैक्ट्स इन पर क्वेश्चन बनते हैं और आगे बन सकते हैं। तो ये फैक्ट आप देखिए, इसमें अक्सर पूछा जाता है कि ओरिजिनली कौन कौन से नहीं थे और बाद में कौन से ऐड हुए हैं। तो एक हमारा था आर्टिकल 39A के अंदर, यहाँ पे क्या लिखा था कि इक्वल जस्टिस एंड प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर। तो मतलब जो गरीब लोग हैं, जो वीकर सेक्शन है समाज का,
उनको भाई लीगल एड भी तो पहुँचानी पड़ेगी ना। अब मान के चलिए अगर लीगल एड पहुँचेगी नहीं तो कॉलोनियल जो टाइम था हमारा, जब ब्रिटिशर्स हम पे रूल करते थे, तो और आज के रूल में अंतर क्या रह जाएगा, जब गरीब आदमी कोर्ट तक पहुँच ही नहीं पाएगा अपने हक को जताने के लिए। ठीक, तो उसी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए आया था हमारा नालसा एक्ट 1987 में। तो ये जो नेशनल लीगल सर्विसेज एक्ट था ना, ये 39A पावर ड्रॉ करता है। और ये कानून बनाने के बाद ये प्रोविज़न था कि जो भी वीकर सेक्शंस हैं, जो भी डिसएडवांटेज सेक्शन है सोसाइटी में, उन लोगों को फ्री जो काउंसलिंग है, फ्री लीगल एड है, जितने भी खर्चे होते हैं इन लोगों को फ्री में मिलेगी। ठीक, स्टेशनरी का खर्चा हो गया, एप्लीकेशन का खर्चा हो गया, या फिर कोशिश की जाएगी कि इन लोगों के लिए आपकी जो लोकल लेवल पर अदालत होती है, ग्राम पंचायत होती है, ग्राम अदालत होती है, उसको ऑर्गेनाइज़ किया जाए। ठीक, तो नालसा एक्ट और 39A को आप ध्यान रखेंगे एक साथ, और उसी के तहत फ्री आपकी ग्राम अदालत होती है, मोबाइल अदालत होती है, जो एक बैन होती है, गाड़ी होती है, उसमें सुनवाई की जाती है। ठीक है, और साथ ही साथ लोकल लेवल पे जितनी भी आर्बिट्रेशन मीडिएशन चलती है वो सब इसी के तहत लगाई जाती है। ठीक, चलिए दूसरा देखते हैं इसके बाद। फिर हमारा आता है आर्टिकल 43A, ये भी बाद में ऐड किया गया है, जो हमने देख लिया है यहाँ पे क्या, मैनेजमेंट के अंदर वर्कर्स का पार्टिसिपेशन। 48A तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें देखा था एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन। 86 मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, जहाँ पे 45 आर्टिकल के अंडर ये कहा गया था 0 से 6 ईयर्स के बच्चों की हॉलिस्टिक केयर करनी है। ठीक है, और फिर एक इंपॉर्टेंट आता है आपका 97th अमेंडमेंट एक्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। आजकल न्यूज़ में भी बहुत ज़्यादा तो क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं एक चीज़ और। अब देख लो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको सिर्फ प्रीलिम्स में ही नहीं, बाकी किसी भी जगह पे मेंस में और एस्से राइटिंग में हर जगह ये कुछ केसेस हैं जो कि फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुई थी उसको लेके हैं। तो देखो स्टार्टिंग में एक केस था चंपाकम दुराईराजन केस 1951 में। तो इसमें हुआ ये था कि किसी ने एप्लीकेशन डाली थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि क्या पार्लियामेंट के पास अधिकार है कि वो हमारे फंडामेंटल राइट को लेके जा सकता है, क्योंकि उस समय आपको पता होगा लैंड रिफॉर्म्स के लेकर बात थी। तो पार्लियामेंट ने क्या किया, आपका राइट टू प्रॉपर्टी उससे हटाया तो नहीं, बट लैंड रिफॉर्म्स को इनिशिएट कर दिया था। तो उसके अगेंस्ट में ही आपकी क्या थी, कई सारी एप्लीकेशन गई सुप्रीम कोर्ट में कि हमारा फंडामेंटल राइट कैसे छीन सकता है पार्लियामेंट, क्योंकि वो तो हमारा भाई मूलभूत अधिकार है। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि हाँ, वैसे तो DPSP को इम्प्लीमेंट करने के लिए फंडामेंटल राइट को नहीं कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता, बट पार्लियामेंट चाहे तो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि होता है आर्टिकल 368 के तहत, 368 के अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, वो करके आपका फंडामेंटल राइट्स को पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है, हटा सकता है। इवन पार्लियामेंट के पास इतनी पावर है कि उसने अगर इस तरह से अमेंडमेंट पास कर दिया तो वो फंडामेंटल राइट को आपके नलिफाइड कर देगा। ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे, चंपाकम दुराईराजन केस में हुआ था 1951 में। लेकिन 1967 में गोलकनाथ केस होता है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि किसी भी कंडीशन में, किसी भी केस में पार्लियामेंट के पास ये पावर नहीं है कि वो फंडामेंटल राइट्स को किसी भी तरीके से हटा सके, कम कर सके, डाइल्यूट कर सके। मतलब ये कि फंडामेंटल राइट किसी भी केस में नहीं हटाए जा सकते, मतलब एकदम एक्सट्रीम। जहाँ पे चंपाकम दुराईराजन में ये कहता था सुप्रीम कोर्ट की आप बस अमेंडमेंट कर दो, कोई भी फंडामेंटल राइट को हटा दो, गोलकनाथ केस में बिल्कुल एक्सट्रीम जाता है, बिल्कुल अपोजिट जाता है सुप्रीम कोर्ट, और ये कहता है किसी भी केस में आप फंडामेंटल राइट्स को नहीं हटा सकते। ठीक, फिर एक आप ध्यान रखेंगे 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, इसमें ये कहा गया था, इसमें इंसर्ट किया गया था आर्टिकल 31C। याद होगा आपको, आर्टिकल 31 था आपका राइट टू प्रॉपर्टी, जिसको हटा दिया गया था बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट इन 1978 के अंदर। ठीक, बट 25वां अमेंडमेंट एक्ट आता है, उसके तहत आर्टिकल 31C को इंसर्ट किया गया। उसमें ये कहा गया कि जो आर्टिकल 39 है DPSP का, उसका क्लॉज B और क्लॉज C को अगर इम्प्लीमेंट करना है, मतलब अगर पार्लियामेंट चाहे तो 39 के जो क्लॉज B एंड C हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए आर्टिकल 14 को और आर्टिकल 19 को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है। मतलब आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी को इग्नोर कर सकता है और आर्टिकल 19 फ्रीडम स्पीच एंड एक्सप्रेशन को इग्नोर कर सकता है। किसके लिए, 39 के अंदर B एंड C जो हैं इन प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए 14 को और 19 को हटाया जा सकता है, ऐसा कहा गया है 31C के अंदर। बस इतना ध्यान रखेंगे आप, और कोई भी क्वेश्चन आएगा आराम से इससे टैकल हो जाएगा। ठीक है ना, समझ गए होंगे आप इस बात को। चलिए फिर एक केस और देख लेते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि ये मिनरेवा मिल्स केस 1980 में आया था। इसमें देखो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि ये पूछ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में कहा था कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो फाउंडेड है ऑन दी बेडरॉक ऑफ बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। बस ये बात ध्यान रखनी है। तो मिनरेवा मिल्स केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी टिप्पणी की थी। बस तो DPSP पे हमने फैक्चुअली देख लिया, क्योंकि जो फैक्चुअली तो हर कोई याद कर लेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा, 5 से 10 मिनट लगते हैं, याद हो जाते हैं। बट ये जो कुछ केसेस हैं और जो स्टार्टिंग हमने फीचर देखे हैं और जो हमने एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखी है, आप उस पर थोड़ा सा एम्फेसिस करना, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि अब क्वेश्चन इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आते हैं, अब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है ऐसी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, चलिए DPSP का हमारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और धन्यवाद बने रहने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। धन्यवाद।